हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन, उस चैप्टर का हम सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में ना कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है और इस बार भी 100% पूछने की संभावना है क्योंकि देखिए प्रकाश के परिवर्तन देखिएगा हर चैप्टर से, देखिए हर चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रकाश का परिवर्तन। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपकी बहुविकल्पी में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और जितना लिखे इससे बाहर से नहीं मिलेगा, जितना लिखे हैं बस इतना ही तैयार करके चली जाइएगा, ठीक है। अपने भाई पर बस भरोसा कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम बिना टाइम बर्बाद किए बस आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये तो सब चीज़ फ्री में होता है। चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, ठीक है। देखिए प्रकाश कैसा गमन करता है। देखिए सबको पता होगा प्रकाश ना, कभी देखे होंगे प्रकाश टार्च बारे मतलब जलाते हैं, मतलब उसको जलाते हैं टार्च को, तो देखिएगा कितना सीधा गमन करता है। तो याद रखिएगा प्रकाश ना सरल रेखा में गति करता है या सीधा गमन करता है। ये आप लिख सकते हैं हम सीधा। प्रकाश कैसा गमन करता है? सीधा। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे बच्चे इसको भी गलती करके चले आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? देखिए बहुत सारे जो मतलब स्टूडेंट होंगे, भाई बहन होंगे हमारे, वो हवा टिक्का मार के चले आएंगे। हवा नहीं होता है, निर्वात होता है। सबसे अधिक ना प्रकाश की चाल निर्वात। अब निर्वात क्या होता है? जहाँ हवा की भी मात्रा ना हो। अब जितना आप ऊपर जाएंगे ना, मतलब पृथ्वी से ऊपर जाएंगे उतना ही हवा का मात्रा के लेवल घटता जाएगा, तो वहाँ पर ना प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, उसको निर्वात बोला जाता है। तो निर्वात समझ में आ गया ना, कभी भूलेंगे नहीं ना निर्वात। तो याद रखिएगा क्या होता है? निर्वात, कभी भूलिएगा नहीं, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये प्रश्न रिपीट कर देता है, बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। कैसे समझा रहे हैं आपको, देगा ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब ये मात्रक में गलती करके देता है, किलोमीटर प्रति सेकेंड दे देगा, मीटर स्क्वायर दे देगा, तो याद रखिएगा मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? अब वैज्ञानिक नाम पूछा, जैसे प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, उसको किसने ज्ञात किया था? याद रखेगा रोमर। एक वैज्ञानिक का नाम था रोमर था या रोमन था? रोमर था, ठीक है, रोमर, ठीक है, रोमर ही ने ज्ञात किया था। ये याद करना जरूरी है क्योंकि पूछा हुआ है, इसलिए बता रहे हैं आपसे। अगला प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार का, देखिए अब अच्छा आवाज आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। देखिए प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? ये याद रखिएगा, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्ध्य। तो जो प्रकाश ना वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये प्रकाश ऐसे चलता है, ऐसे 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 चलता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा फोटॉन के रूप में चलता है, मतलब जैसे कभी आप देखिए प्रकाश ना ऐसे चलता है, जैसे समझा रहे हैं आपको, ये ऐसे ऐसे डिब्बा के रूप में चलता है, ऐसे प्रकाश चलता है। थोड़ा रुक दिखाई देता है, बल्कि प्रकाश ना ऐसे चलता है। तो याद रखिएगा प्रकाश ना कौन सा तरंग है ये पूछा है, तो प्रकाश ना कौन सा तरंग है, किस प्रकार का तरंग है? याद रखिएगा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ क्या होता है ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, ठीक है। प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग मतलब ये है प्रकाश ऐसे ऐसे गमन करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको अनुप्रस्थ बोलते हैं और इसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गति करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उस वस्तु को क्या कहते हैं? देखिए जिस वस्तु का खुद का प्रकाश होता है ना, जैसे अब मोबाइल का खुद का प्रकाश होगा, उसको क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तु बोलते हैं, दीप्त। और जिसका खुद का प्रकाश ना होता है उसे अदीप्त बोलते हैं। जैसे चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से लेता है, उसको दीप्त बोलते हैं, मतलब अदीप्त बोलते हैं। और सूर्य का खुद का प्रकाश उसे दीप्त वस्तु बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, आपतन कोण किसके बराबर होता है? ये आपतन कोण परावर्तन कोण ये समझे होंगे। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण अपवर्तित किरण के बराबर होता है, कभी सुने होंगे, ठीक है। तो आपतित किरण आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? याद रखिएगा इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। वैसे ही श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो याद रखिएगा कितने रंग होते हैं? 7। अगला प्रश्न है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला होता है उन्हें क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे। देखिए क्या कहा है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला, मतलब परावर्तन होगा ना प्रकाश का, वो बाहर की तरफ से होगा।
जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ होता है, ये बाहर की तरफ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस वस्तु का परावर्तक सतह अंदर की तरफ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको हम ऐसा क्यों लिए, क्योंकि बहुविकल्प टाइप में नहीं लिए, क्योंकि आप लोग वहाँ टिक मार देंगे, यहाँ पर ना दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए लिए हैं। जिस दर्पण में छोटा वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब याद रखिएगा, जहाँ छोटा का बात आएगा ना वहाँ सीधा जरूर आएगा। ठीक है, अब प्रश्न पूछा है किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में ना सीधा वो आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में कैसे बनेगा, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा और वास्तविक। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी का जो साइड मिरर होता है किस दर्पण का बना होता है। मोटर गाड़ी का जो साइड मिरर होता है किस दर्पण का बना होता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का बना होता है। अब उत्तल दर्पण का कहने का मतलब ये है, अब देखिए आप पीछे देखते होंगे साइड मिरर में तो छोटा सा चित्र देखते होंगे, बड़ा सा छोटा देखने के लिए, क्योंकि बड़ा वस्तु को छोटा रूप में देखना है। अभी बताया है उत्तल दर्पण का काम क्या है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाना है। वैसे ही उत्तल दर्पण के प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि छोटा वस्तु को देखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। चिकित्सा, अब चिकित्सा में क्या होता है, छोटे छोटे चीज को देखना होता है। अभी आपको पहले बता चुके हैं, चिकित्सा में हम लोग देखिए, चिकित्सा में छोटे छोटे चीज को देखना होता है। तो अवतल दर्पण का कार्य क्या है, बड़ा प्रतिबिंब बनाना। तो चिकित्सा क्षेत्र में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब दाढ़ी बनाना छोटे छोटे चीज को देखना है, इसलिए उसको अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जगह तो नहीं है बट लिख दे रहे हैं अवतल, समझ लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर जगह नहीं है इसलिए। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए अवतल दर्पण, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है ऐसे। अब जो वस्तु अनंत पे है तब जो प्रतिबिंब बनेगा, इसके प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के कहाँ बनेगा। याद रखिएगा फोकस, ये आपको डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। 6 डायग्राम होता है अवतल दर्पण का, वो चीज़ पढ़ना पड़ेगा। एक लड़ता है बोर्ड एग्जाम में, उसको हम डायग्राम अगली वीडियो आएगा उसमें हम करा देंगे पूरा कंप्लीट, पक्का। ठीक है, अभी इसका बस इतना ही, इसको पेंडिंग में रखिए, पेंडिंग नहीं होता है पेंडिंग में, तो बस इतना जानिए फोकस पे बनता है। अगला वीडियो आएगा वहाँ बता देंगे। ठीक है, फोकस पे बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है। अभी बता चुके हैं आपको, यहाँ पर बताया है जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, तो कैसा बनता है, उल्टा। अभी आपको पहले ही बता चुके हैं, पूरा क्लियर कर दिए, एक भी आपका डाउट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और जैसे उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है, ये न्यूमेरिकल में काम करेगा। जो उत्तल दर्पण होता है ना, वो जो उसका जो फोकस दूरी होता है, कभी याद रखिएगा, चाहे उत्तल की बात कहाँ जहाँ भी करें, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, उस फोकस दूरी ना हमेशा प्लस में होगा। क्यों होगा, डायग्राम पढ़ाएंगे ना वहाँ हम आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको भी पेंडिंग में रखिए, बस इतना भी जानिए क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में ये पूछा हुआ है। गोले दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ये तो हर सेट में इस बार लड़ा था। गोले दर्पण और फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, फोकस और वक्रता त्रिज्या में। तो याद रखिएगा F बराबर R/2, चाहे ऐसे भी देगा, आपको सूत्र का निगमन भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। और R बराबर 2F भी कभी कभी देता है, ये हमेशा देता है कि याद रखिएगा R बराबर 2F, क्योंकि इसमें 2 से गुणा हो जाएगा तो R बराबर 2F हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा। सोलर कुकर किस दर्पण का बना होता है। अब सोलर कुकर क्या होता है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा तो आपको दिखाई देगा। जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रैक्टिकल कराया जाता है वहाँ पर उसको दिखाया जाता है, तो वो याद रखिए अवतल दर्पण का बना होता है। क्योंकि सोलर कुकर का कार्य क्या है, अवतल दर्पण का कार्य है ना प्रकाश को एक जगह एकत्रित करना। अगर एकत्रित करेगा, जैसे आप वो औजार बक्स में निकलता है, देखते होंगे ऐसे गोल टाइप से निकलता है, ऐसे ऐसे इसको पकड़ के ऐसे करते होंगे, प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। वैसे सोलर कुकर काम है, कागज़ को जलाने के लिए, तो वही ये सोलर कुकर है ना, खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ये अवतल दर्पण का होता है। ये इसको कुछ बोला जाता है, हमको पता नहीं है, बट ये अवतल दर्पण का होता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। ठीक है, जैसे ये प्रकाश, ये अवतल दर्पण है, मान लीजिए ये प्रकाश आएगा तो क्या हो रहा है, एक जगह पे एकत्रित करेगा ना, और उत्तल दर्पण होगा तो ये प्रकाश को बिखरेगा ऐसे। तो बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की दूरियां सदा किसके सापेक्ष नापा जाता है? अभी बताएं, ये दर्पण है, यहाँ पर ध्रुव है, इसको ध्रुव के सापेक्ष नापा जाता है। ये दर्पण के ध्रुव के सापेक्ष डायग्राम बताएंगे, वहाँ बता देंगे, बस इतना अभी समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए लिए हैं। दर्पण के ध्रुव के सापेक्ष नापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको इरेज करते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा, जल और कांच का याद रख लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, प्लस बहुविकल्पी प्रश्न भी बनेगा। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ठीक है। प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना होता है? प्रिज्म का जो अपवर्तन कोण होता है, ये जब प्रकाश ऐसा आता है तो अपवर्तन कोण कितना होता है यहाँ पर, तो याद रखिएगा कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अभी देखिए प्रिज्म पढ़ाएंगे वहाँ बता देंगे, बट याद रखिएगा कई बार पूछा हुआ इसलिए हम प्रश्न को बता रहे हैं, 60 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा है, इंटरनेशनल यूनिट पूछा है, तो याद रखिएगा जो सारा देश में लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या प्रयोग में लाया जाता है, याद रखिएगा डी मतलब डायोप्टर, कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है, कई बार पूछा हुआ है। इस पर ये लेंस की क्षमता पर भी न्यूमेरिकल भी आता है और ये गोलीय दर्पण के सूत्र पे भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। ये दोनों न्यूमेरिकल तैयार करके ही जाइएगा, भूलिएगा मत, जितना बता रहे उतना करके जाइएगा, ये बाद में आएगा कोई प्रश्न नहीं लड़ाता है, बताए थे। तो अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं? अभिसारी मतलब क्या होता है? प्रकाश को एक जगह एकत्रित करना ना अभिसारी कहलाता है। अपसारी मतलब प्रकाश को एक जगह फैलाना अपसारी कहलाता है। तो अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं? उत्तल लेंस का कार्य, ये उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ये मोटा है तो प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर देगा, और ये होता है अवतल लेंस। ये पतला है तो प्रकाश को एक जगह फैला देगा। पतला चीज फैला देता है, मोटा चीज दबोच लेता है, ये याद रखिएगा। दबोचना मतलब अभिसारी, ठीक है, दबोचना मतलब अभिसारी, और पतला फैला देना। तो बुरा मत मानिएगा, ये समझाने का तरीका था, ठीक है। चलिए तो अभिसारी लेंस किसको? उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी, ये बताया है कि उत्तल लेंस जहाँ भी आ जाए वहाँ प्लस, उत्तल लेंस या दर्पण जहाँ अवतल की बात किया जाए वहाँ माइनस, अवतल लेंस हो या दर्पण हो वहाँ माइनस होता है, तो कभी भूलिएगा नहीं ये माइनस, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी से अगर तैयार कर लेते हैं इस प्रश्न को तो हम बता रहे गारंटी लेते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा, तो इससे बाहर से नहीं बनेगा। अब प्लस एक चीज़ और बता दे रहे हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इससे बहुविकल्पी प्रश्न नहीं लिए क्योंकि उसको पढ़ाए नहीं। अगर उसको पढ़ा देंगे वहाँ से भी बहुविकल्पी प्रश्न बनता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वहाँ बहुविकल्पी प्रश्न ऐड भी कर सकता है, तो हम इसका वीडियो अगले मतलब वीडियो आएगा उसमें हम ला देंगे, ठीक है। जैसे जो रेखा होता है दर्पण कैसे बनता है वो, और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।